हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो आपकी सीरीज हो जाती है पवन सीरीज, ठीक है, इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और आपका सब्जेक्ट जो हो जाता है वो साइंस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और आज फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देखेंगे और उस पर एक पे टिक करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। जहाँ पे अगर लैंदी समझाने वाला है, लैंदी समझने वाला है, तो वो भी करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल वाली जो क्लासेस आपकी हो जाती हैं वो आप लोगों की डिस्कशन क्लास रहती है। तो आज आप लोगों की ये क्लास रहेगी, उसके बाद कल आपकी डिस्कशन क्लास रहेगी जिसमें हम कुछ टॉपिक लेकर आते हैं। ये जो आपकी डिस्कशन क्लास हो जाती है ना, वो किस तरह से होती है, कुछ टॉपिक्स लेकर आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और न्यू है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी क्लास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका बेनिफिट होता है, बहुत अच्छी बात है, और आपके अपनों का भी बेनिफिट होना चाहिए, है ना, तो ज़रूरी होता है। तो चलिए भाई, हम लोग क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है। तो हमने देखिए आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रिक को फॉलो कैसे करेंगे। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक, ठीक है, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। तो इसमें हमने एक ट्रिक आपको बताई थी, आभा आ। तो आभा आ, तो आप बीच में उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आलंब बीच में होता है, ठीक है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में, और ये प्रथम हो गया। उसके बाद जब द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा तो उसमें जो आपका भार है वो बीच में होगा, और तृतीय है तो आपका फिर से आयास होगा, वो आपका बीच में होगा। तो आभा आ से आप इसको याद रख सकते हैं। और पूछ यहाँ पे ये रहे हैं कि वो उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है। तो भार देखिए किस में होता है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में होता है। तो और द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है कौन, है ना, तो वो ट्राली हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हर तरह से देखिए आपके सिलेबस में है, वो घुमा के पूछ लें भाई, वो एग्जामिनर है, आपको कंफ्यूज तो थोड़ा बहुत करेंगे ही, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल बस जो चीज़ रखी है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आपसे पूछ ले, तो फिर एग्जाम का कोई मतलब तो रहा नहीं। तो आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आलंब जिसमें बीच में होता है उसको क्या कहते हैं, वो किस प्रकार का उत्तोलक है, या भार बीच में होता है, या उस नाम ना लेके आपसे पूछा जाएगा कि क्या चीज बीच में है तो कौन सा उत्तोलक हुआ, या नाम दे दिया, जैसे ट्रॉली है तो ये किस प्रकार का उत्तोलक है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन आपको जब नॉलेज होगी तो वो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लें, आप आंसर कर ले जाओगे। तो इस तरह से जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन क्या है? तो दूध से दही का बनना क्या भौतिक परिवर्तन है? गन्ने के रस से सिरका का बनना क्या भौतिक परिवर्तन है? बल्ब का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है? कागज का जलना क्या भौतिक परिवर्तन है? आप बताएं कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो हम आपको बताते हैं, देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होते क्या हैं। तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो जैसे आपने उस पर क्रिया की और उसको आपने फिर वापसी, वो आ गई, आ सकती है वापसी, ठीक है, वही चीज़ फिर से बन सकती है, तो वो हो जाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि फिर से वो चीज़ वापस हमको वैसे नहीं मिल सकती। जैसे कागज़ जल गया, अब अच्छा आप बताओ, कागज़ जो जल गया, जले हुए कागज़ को आप क्या फिर से वापस उसी पोजीशन में ला सकते हैं? कागज़ उसको बना सकते हैं? नहीं। जैसे लकड़ी जल गई, राख बन गई, कहते नहीं लकड़ी जली भई कोयला और कोयला जला भई राख,
ठीक है। तो जब वो राख बन गई तो क्या वो लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती है। और अच्छा, आपने फ्रिज में बर्फ यानी पानी रखा तो पानी से क्या हुआ? वो बर्फ बन गया। और फिर आपने उसको बाहर निकाला तो क्या हुआ? वो फिर से पानी बन गया। तो देखिए फर्क है ना। तो आप ऐसे समझें इसको कि जो चीज में परिवर्तन हो जाए और फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाए, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जो चीज अपने दूसरे रूप में चली जाए और वो उस रूप में फिर से वापस ना आ पाए, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे समझिए, दूध से दही बना, ठीक है। तो दूध से जब दही बना तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यानी ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक। गन्ने के रस से सिरका बनना, आपने देखिए गन्ने के रस को, जैसे गन्ने से रस निकल आया, अब रस से आपने सिरका बना लिया। अब सिरके से क्या आप पुनः उसको गन्ने का रस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। और कागज का जलना, ये तो हम आपको भी बता चुके हैं। बल्ब का जलना, आपने बल्ब को जलाया, फिर से बंद किया, फिर से जला लिया, हो गया। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन में आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन रह गया तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस क्या होते हैं? डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आपके वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, आपके शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में रखे ही मिलेंगे। इतना हम आपसे बोल रहे हैं, ये गारंटेड बोल रहे हैं कि आते ही आते हैं। रूप कुछ भी हो, लैंग्वेज वो चेंज करके दे दें, कुछ भी करें। हालांकि लैंग्वेज ऐसी नहीं कि इंग्लिश में आपसे पूछ लेंगे। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वो आपसे पूछें कितना भी घुमा फिरा के, लेकिन पूछेंगे जरूर। चलिए भाई, आपका तो फिर सा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है फिर से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक, एसिटिक, नाइट्रिक, साइट्रिक कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाता है साइट्रिक हो जाता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल जो 6 से 7% पाया जाता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत, तो सबसे सस्ता भी है और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत भी है। तो वो कौन सा है? फल है, सब्जी है, सूर्य की रोशनी यानी धूप है, और दूध है। कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया? सस्ता भी है, प्राकृतिक भी है, और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत भी है। तो सूर्य की रोशनी हो जाती है। और उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरोता में आलंब होता है। तो अब आपको देखिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सरोता किस प्रकार का उत्तोलक है। जब आप ये समझ जाएंगे कि सरोता है किस प्रकार का उत्तोलक, तभी आप समझ पाएंगे कि आलंब इसमें कहाँ पर होता है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो आपका हो जाता है कि देखिए जो आपका यहाँ पे क्या पूछा है कि सरोता में आलंब कहाँ पर होता है। तो सरोता जो होता है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। कौन? तो सेकेंड श्रेणी का जो है वो आपका उत्तोलक है। और सेकेंड श्रेणी की प्रक्रिया क्या है? हमने आपको बताया था आभा आज से हमने ये ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट उत्तोलक, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पे यानी भार क्या हुआ? इसमें भार बीच में हुआ। तो जाहिर सी बात है आलंब कहाँ पे हुआ? तो किनारे पर हुआ, है ना? यही तो है। और पूछा यहाँ पे आलंब है, तो जब आलंब पूछा है तो किनारे पर है, और भार पूछते तो बीच में होता। तो आप ये इतनी ट्रिक जो है बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा या सामर्थ्य। क्या? तो घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं गतिज ऊर्जा। ये हो जाता है। एलिसा परीक्षण किया जाता है तो कैंसर में, क्षय में, एड्स में, टाइफाइड में। तो एलिसा परीक्षण जो हो जाता है वो एड्स में होता है और नाइट्रोजन अणु में होता है। त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध, त्रिक सहसंयोजी बंध। तो कौन सा होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में जो होता है वो त्रिक सहसंयोजी बंध पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है तो तत्व पर यानी तत्व के पर परमाणु यहाँ पे होगा, यहाँ पे पर ये लिखा हुआ है ना परमाणु। ठीक है, परमाणु
के नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 40 माइनस 15 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25 आंसर राइट होगा। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो फेफड़े में चला जाता है, हृदय में चला जाता है, त्वचा में चला जाता है या यकृत में चला जाता है? तो आपके ये तीनों गलत हो जाते हैं, जबकि आंसर आपका फेफड़ा हो जाता है। राइट आंसर ये है। और पेट्रोल में होती है क्या? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल में जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं भाई, इसके लिए बोलते में नहीं अच्छा लगता, आप लोग खुद से कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए हम आपसे ये तो नहीं कहते कि भाई और पहली बात तो आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स, फ्री क्लासेस, सभी चीज़ें मिलती है। तो आपको सिर्फ क्या करना रहता है? एक लाइक करना रहता है, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी आप आए हुए हैं, बस विजिट किया अभी, तो आपको सब्सक्राइब करना रहता है। और सब्सक्राइब सिर्फ आपको एक ही बार करना रहता है, और हाँ, लाइक आपको हर बार करना रहता है, हर क्लास में करना रहता है। तो वो आप लोग कर दिया कीजिए, थोड़ा बोलते हुए कि हम बोल रहे हैं तब आप लोग कर रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी नहीं अच्छी रहती है ना। तो चलते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया? तो किसको हटाया गया है? पृथ्वी को हटाया गया है, या मार्स को हटाया गया है, नेपच्यून को हटाया गया है, प्लेटो को हटाया गया है, किसको हटाया गया है? तो दा जो आपका ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है। तो प्लेटो को हटाया गया, क्यों? क्योंकि ये बौना ग्रह होने के कारण इसको हटा दिया गया था। और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण देखिए, कितने बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। चीज़ें जैसे नाम बदल दिया जाता है भाई, कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, या उस चीज़ का नाम दे दिया, पूछ लिया ये किस प्रकार का उत्तोलक है, या ये पूछ लिया जाता है कि आलम्ब किस में बीच में होता है, या आयास किस में बीच में होता है, या भार किस में बीच में होता है, ऐसे पूछ लिया। लेकिन मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यानी आप समझ सकते हैं आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण बोतल खोलने वाला यंत्र, या पंजेदार हथौड़ा, या कैंची, या ब्रेड काटने का चाकू, कौन सा होता है? तो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक आभा यानी भार बीच में होता है, और जिसमें भार बीच में होगा वो क्या होगा? वो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा। तो बोतल खोलने वाला यंत्र, देखिए यहाँ पे समझिए, जो बोतल खोलने वाला यंत्र है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे फिर यहाँ पे पकड़ने वाला होता है, हैंडल टाइप होता है ना। तो यानी बीच में जो है वो भार होता है, तभी तो बोतल को खोला जाता है ना, तभी तो क्या किया जाता है? बोतल के ढक्कन को खोला जाता है। तो यानी यहाँ पे भार बीच में हो गया, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और अगर हम बात करें कैंची की, तो कैंची क्या है? ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। और ब्रेड काटने का चाकू क्या हो जाता है? तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, और अच्छे से पता होनी चाहिए, विदाउट कन्फ्यूज़न। प्रबल क्षार है NH4OH, या Ca का होल स्क्वायर OH स्क्वायर है, NaOH है, या MgOH का होल स्क्वायर है, क्या है? तो यहाँ पे प्रबल क्षार जो आपकी हो जाती है वो NaOH यानी सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। तो ये आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग कौन सा है? तो टाइफाइड है, एंथ्रेक्स है, रेबीज है, और पील पाव है, कौन सा है? तो अधपका मांस खाने से देखिए टाइफाइड भी नहीं होता, रेबीज भी नहीं होता है, और पील पाव भी नहीं होता है। इससे बेसिलस एंथ्रिक्स ऐसे भी नाम दे सकते हैं, और सिर्फ एंथ्रिक्स भी लिख के आपको दे सकते हैं, क्योंकि कंफ्यूज करना तो भाई थोड़ा एग्जामिनर का काम ही है, थोड़ा बहुत तो करेंगे, ज़रूर करेंगे। और ये इसमें देखिए, ये जानवरों को भी हो सकता है और इंसानों को भी हो सकता है। और जो 20वीं सदी से पहले क्या था, इसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अब वैक्सीन आ गई है तो इसका इलाज हो गया है, ठीक है ना। तो ये अधपके मांस खाने से क्या होता है? तो एंथ्रिक्स, और कभी कभी आपको बेसिलस एंथ्रिक्स भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। रसांकुर संरचना पाई जाती है, किस में पाई जाती है? शुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, हृदय में, किस में पाई जाती है? तो रसांकुर संरचना जो
है वो शुद्रांत में पाई जाती है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 6 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट, 2 घंटा, 10 मिनट, कितना टाइम लगता है? तो इसमें देखिए आपका 3 मिनट ये भी गलत है, और आपका 2 घंटे 10 मिनट ये भी गलत है, 6 मिनट ये भी गलत है, आपका 8 मिनट। और अगर सही तरीके में देखा जाए तो 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है, क्योंकि देखिए 150 मिलियन किलोमीटर जो है ये दूरी पर, और प्रकाश की रफ्तार कितनी है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो इसलिए ये इतना टाइम ले लेता है, इसलिए इतना टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट भी मिलेगा तो आप इसी पे टिक करेंगे, और अगर 8 मिनट और 8 मिनट 20 सेकंड है तो आपका 20 सेकंड आपका ये राइट रहेगा, है ना। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, तो इसलिए आप 8 मिनट पर ही टिक करेंगे। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, चौड़ा यानी चौड़ा प्रकाश। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि जब पृथ्वी की छाया उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो क्या होता है? तो खंड चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री आर्यभट्ट या राकेश शर्मा, भास्कर, सतीश धवन, कौन थे? तो इसमें आंसर आपका हो जाता है राकेश शर्मा। ये जो है ये भारत के जो हो जाते हैं प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो जाते हैं। और अगर बात की जाए राकेश शर्मा जी की, तो एक भारतीय वायुसेना के पायलट थे ये, और 3 अप्रैल 1884 को इन्होंने सोवियत सोयूज T-11 रॉकेट से अंतरिक्ष स्टेशन सॉलिड 7 पर उड़ान भरी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। नासा का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में, यूरोपीय संघ, वाशिंगटन डीसी में, किसमें? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका कौन सा राइट है कि नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छे से रटने वाले क्वेश्चन रटिए ज़रूर, क्योंकि आप कहेंगे मैम रटना तो मना है, लेकिन बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ जाती हैं, और उस पर मत रहिए कि नहीं रटना तो मना है भाई। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? अरुण, वरुण, शनि, बुध। तो निकट की बात पूछ रहे हैं, ठीक है, तो निकटतम जो ग्रह हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? तो जो ये सूर्य है ना, तो इसके सबसे निकटतम जो ग्रह है वो हो जाता है बुध। कौन सा हो जाता है? बुध। और हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप इस तरह से याद रखिएगा, ग्रहों का ज़रूर से ज़रूर आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप कैसे याद रखेंगे हम आपको बताते हैं। तो आप बुध से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई सबसे छोटा है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। बुध के बाद आप यहाँ पे हम इसको रेस करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बुध ये जो आपका हो जाता है बुध है, ठीक है। और बुध के बाद आप एक एक दिन जो दिनों के नाम होते हैं ना, उनको बस आप एक एक गैप देते रहें। तो बुध के बाद बृहस्पति आता है, आप इसको हटा दें। फिर आप क्या करेंगे? शुक्र आप करेंगे। शुक्र आपने किया, उसके बाद आपने शनि को हटा दिया और रवि। अब आप कहोगे मैम रवि की जगह पे हम क्या लिखें, क्योंकि ऐसा नाम का तो कोई ग्रह ही नहीं है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, ऐसे नाम का कोई ग्रह ही नहीं है। लेकिन आप क्या मानेंगे इसको? आप मानेंगे पृथ्वी। आप कहोगे मैम पृथ्वी हम क्यों माने? तो हम कहेंगे देखिए पृथ्वी पर संडे को रहती है छुट्टी, यानी रविवार को रहती है छुट्टी। तो आप इससे इसको प्लस कर सकते हैं, इससे इसको जोड़ सकते हैं। तो पृथ्वी पर रविवार को छुट्टी रहती है, इसलिए आप इसको पृथ्वी मानेंगे। और उसके बाद आपने देखिए रविवार ये हो गया, ये पृथ्वी, यानी उसके बाद सोमवार हटा के आपने मंगल लिख दिया, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो गया। अब मंगल के बाद अब आप बोलोगे मैम अब क्या लिखना है, तो हम आपको बताएंगे। फिर आप एक मंगल के बाद जो आता है तो बुध आता है ना, आप बुध तो पहले से आ चुका है। तो बुध के बाद आप क्या लिखेंगे? बृहस्पति। क्या लिखेंगे? बृहस्पति।
और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए शुक्र पहले से हो चुका है और बृहस्पति के बाद शुक्र हटाएंगे और शनि लगाएंगे। ठीक है, शनि के बाद आप क्या करेंगे, शनि के आप बाद क्या करेंगे, अरुण और वरुण। अब आप कहेंगे मैम अरुण और वरुण हमको कैसे याद रहेगा कि भाई हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आ से अरुण होता है और आप अल्फ़ाबेट, जो हिंदी का अल्फ़ाबेट होता है, वर्णमाला होती है, उसमें स्वर पहले आते हैं और व्यंजन बाद में आते हैं। तो आ से अरुण जो होता है, यहाँ पे हम लिख के आपको बता देते हैं, आ से जो अरुण है ये क्या है, स्वर है, और वा से वरुण जो है ये व्यंजन है। तो आप स्वर को पहले लिखेंगे, तो आपने अरुण लिख दिया और उसके बाद हम कहेंगे अब आप लिखो व्यंजन। तो जब आप व्यंजन लिखेंगे तो आप लिख देंगे वरुण। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे और ये चीज़ें आप जो है याद कर लेंगे, यानी समझ लेंगे ट्रिक वाइज, थोड़ा सा माइंड लगा के। ये किसी चीज़ में माइंड नहीं लगना है, सिर्फ हमको जब हम पढ़ें तो सिर्फ हमारा मन पढ़ाई में लगना चाहिए, तो ट्रिक्स भी याद आएंगी, चीज़ें भी समझ में आएंगी और हम अच्छे से वर्क भी कर पाएंगे। तो ऐसे हो गया ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। और कभी कभी इसके इंग्लिश में भी नाम पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर भी हम ट्रिक वाइज आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको इंग्लिश में भी सारे नेम याद रखने हैं। बस आप एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर पे हम लोग टिक कर देते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह तो बुध, और सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह, अब देखिए उसी पे डिपेंड है भाई, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और ये देखिए आपका भी हमने आपको बताया कि बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। लास्ट में क्या है, व्यंजन यानी वरुण। तो वरुण ही तो हुआ ना। तो ये ऐसे आप इसको कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरी समझ में तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हुई होगी, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बालुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, यहाँ पे मात्रा है, ठीक है ना, आगे मात्रा है 60% से 80%, 50% से 60%, या 60% से कम, या 60% से ज़्यादा। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी है। तो देखिए 50, देखिए रियल में अगर कहा जाए तो 50 से 80 होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सबसे नज़दीकी है 60 से 80। अब आप सोचेंगे कि मैम 50 से 60 तो है, आपने कहा 50 से 80, तो हमने ये कहा ना कि 50 से 80, लेकिन नहीं है यहाँ पे, लेकिन 60 से 80 तो है यहाँ पे ना। तो इस तरह से ये आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नियमित खाद के प्रयोग से होती है क्या, उपज की वृद्धि, मिट्टी की वृद्धि, पानी की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो भाई खाद अब डालते हैं, खाद किस लिए डालते हैं, फसलों में भाई खाद का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि उपज में वृद्धि हो। तो यहाँ पे उपज की वृद्धि, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कंपोस्ट खाद बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचरा से, और दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो गोबर से भी बनाई जाती है और कूड़ा कचरा से बनाई जाती है, दोनों से बनाई जाती है, यानी आ और बा दोनों हो जाते हैं, ये आपका राइट हो जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, अति शीघ्र गति से, धीमी गति से, बढ़ते ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। भाई अगर बढ़ते ही नहीं हैं तो हम नाइट्रोजन उर्वरक हैं तो हम क्यों डालेंगे, क्या हमारा पैसा फालतू है, ऐसा तो नहीं है, मेहनत किसी की फालतू तो है नहीं। धीमी गति से तो वो खुद से ही बढ़ते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं धीमी गति से बढ़ना हो तो भाई इसको हाल पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है भाई बढ़ती रहेगी। पहले ऐसे तो होता था कि भाई धीमी गति से बढ़ रहे हैं, और आज देखो आज फसल का ये हाल है, आज बो कल इतनी बड़ी, वो वाली बात होती है। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक से जो है पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है, अति शीघ्र गति से बढ़ता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, रोगाणु प्रतिरोधा में, कीड़े मकोड़ों में, इल्लियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो रोगाणु प्रतिरोधा में भाई कीटनाशक दवाएं जो हैं वो डाली तो इसीलिए जाती हैं कि ये जो हमारे जो फसल है उसको नुकसान ना हो, और क्या है अगर कीड़े मकोड़े लग गए हैं, कीट लग गए हैं, तो वो क्या हो, खत्म हो जाए, ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपका हो जाता है कि
खरीफ की फसल है कौन सी है? गेहूं, मटर, चना, धान। कल हमने देखिए डिस्कस किया था रबी की फसल पे। तो रबी की फसल पे हमने एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि रबी चना मसाला जोर गरम। रबी से तो रबी ही हो जाता है और चना मसाला जोर गरम जितने चीज़ें हैं रबी की फसल में वो हो जाती हैं। इस पे डिस्कस किया। आज हम लोग क्या करेंगे, खरीफ की फसल की जो ट्रिक है उसको समझेंगे, जिससे आपके जो खरीफ और रबी की फसल हो जाती है ना, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। कुछ भी पूछ ले आप कर ले जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिख देते, खरीफ लिखना था, ठीक है। तो खरीफ यहाँ पे देखिए, इसमें ट्रिक आपकी हो जाती है, महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। महर, महर मान मतलब एक लड़की है, ठीक है, या लड़के का भी नाम होता है। ऐसा नहीं कि महर सिर्फ लड़की का नाम होता है। लड़की समझ लो या लड़का समझ लो, एक नाम समझ लो। फिर महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो महर से क्या हो जाता है? माँ से हो जाता है मक्का। हम यहाँ पे लिख देते हैं, माँ से हो जाता है मक्का, ठीक है। और उसके बाद आपका हर से हो जाता है अरहर। क्या हो जाता है? अरहर हो जाता है। और उसके बाद आपका गा से क्या हो जाता है? भाई गधे ने बजाया था ना, तो महर के गधे ने, तो गधे यानी गा से हम यहाँ पे पहले खाली गा लिखेंगे, ठीक है। हमने धा काट दिया है, ध्यान रखिएगा। गा से हो जाता है गन्ना और धा से क्या हो जाता है? धान हो जाता है। अब इस वाले धान का हमने यहाँ पे धा जो धान हो गया, ठीक है ना। तो महर के गधे ने ट्रिक पूरी करनी है। और दिल, तो दिल से आप कहोगे मैम दिल से कौन फसल होती है? तो दिल यानी तिल, ठीक है। तो दिल यानी तिल हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए ऐसे ही बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं रह गई, थोड़ी सी दिक्कत रहती है बोर्ड पे। जब हम बोर्ड पे भी आपको बताएंगे तब आपकी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी अभी भी समझ में आएगा। तो दिल से यानी तिलहन, और बा से बाजरा, और जा से ज्वार। यानी महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, तो मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा और ज्वार। तो आई होप आप लोगों को दोनों ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि रबी की फसल तो रबी चना मसाला जोर गरम, और खरीफ की फसल में कि महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो इसमें पूछा क्या है? खरीफ की फसल। तो और क्या है पूछ लिया, देख लेते हैं। खरीफ की फसल है तो कौन सी है फसल? तो आप टिक ही कर ले जाएंगे। अब बचा ही इसमें क्या है ना, तो धान, ठीक है। और ये चना मसाला जोर गरम, तो चा से चना, मसाला में माँ से मटर, और गरम गा से गेहूँ। तो ये हटा दो, ये तो रबी की फसल है। हैरो खेत से क्या निकालने के काम आता है? तो खर पतवार, मिट्टी, पानी, उपरोक्त सभी। भाई देखिए, मिट्टी अगर निकल जाएगी तो हम जो खेत है उसकी उर्वरक मिट्टी है वो निकल जाएगी, ये तो बिल्कुल गलत है। और पानी निकाला नहीं जाता, पानी और लगाया जाता है। कभी कभी बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा अगर लग रहा है तो उसको मेड़ वेड़ काट के निकाल दिया जाता है, वो बात अलग की है। लेकिन ऐसा नहीं है, उपरोक्त सभी तो बचा ही नहीं है, खरपतवार निकाले जाते हैं। डिपलर से बुआई नहीं होती। यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, नहीं, जब नेगेटिव में पूछें, क्वेश्चन आपका नेगेटिव में हो तो आंसर आपका रहेगा नेगेटिव में। कि नहीं पूछ रहे हैं तो वो चीज़ उसमें नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो डिबलर से बुआई नहीं होती है, किसकी? गेहूं की नहीं होती है, चने की नहीं होती है, धान की नहीं होती है, बाजरा की नहीं होती है। तो डिबलर क्या होता है? बहुत बड़ी मशीन होती है क्या? नहीं, बहुत बड़ी मशीन नहीं होती है। एक नुकीली टाइप की, एक कुप्पी के समान इस तरह से होती है, इसको हैंड से पकड़ के मतलब लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये नुकीली होती है डिबलर। तो इसमें देखिए गेहूं हो जाता है, चना हो जाता है, बाजरा हो जाता है, ये तो सब लगाए जाते हैं, लेकिन धान नहीं। तो इसलिए जो नहीं है वही सही है। और आपका देखिए यहाँ पे आपका हो जाते हैं और सिंचाई की कटाऊ पानी विधि, अपलावन या प्रवाह विधि, कूर्ण विधि, और क्यारी विधि या छिटका विधि, कौन सी हो जाती है? तो सिंचाई की कटाव विधि अपलावन या आपकी हो जाती है प्रवाह विधि, ये आपका राइट हो जाता है। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन है, न्यूटन है, जूल है, अर्ग है, या मीटर है? कौन सा है? तो न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। MKS पद्धति में कार का मात्रक न्यूटन, जूल, मीटर, न्यूटन प्लस मीटर,
कौन सा हो जाता है, तो जूल हो जाता है और किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है भाई? किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता। भाई जब गति के कारण हो रही है तो गतिज ऊर्जा ही तो आप उसको कहेंगे, है ना। तो इस तरह से ये आपका गतिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। क्योंकि क्या होते हैं ना, कभी कभी कमेंट्स आते हैं कुछ लोगों के कि मैम नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाया, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आप देखिए जब सब्सक्राइब कर रखे होंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और भाई सेशन पसंद आया करे तो लाइक वाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक आप करते हो ना तो ऐसा नहीं कि हमारी दोनों पॉकेट भर जाती है। बस ये होते हैं कि आप का प्यार हमें लगता है कि हाँ आप सच्चे में हमसे जुड़े हुए हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। और बाकी मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।